आज हम खाना नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि लाल किताब में खाना नंबर 4 क्या इम्पोर्टेंस रखता है, इससे क्या-क्या जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कब खाना नंबर 4 की जो चीज़ें हैं अहमियत देती हैं, कब हमें खाना नंबर 4 को किस-किस चीज़ों के लिए हमें कंसीडर करना चाहिए। आज हम खाना नंबर 4 के बारे में ये सब कुछ जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों, खाना नंबर 4 जो है, पक्का घर नंबर 4 जो है वो चंद्रमा का पक्का घर है और ये माता का घर भी है। और अगर हम इसे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो ये छाती का एरिया जो है दिखाता है। अब जो है खाना नंबर 4 जो है धन दौलत जो है हमारी, उसका निकास यानी कि कैसे निकलेगा। अगर दूसरा घर धन दौलत आने का है तो तीसरा घर से हम किस तरीके से वो कैसे हम उस धन दौलत को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि निकास कैसे होगा, या तो हम जमीन जायदाद खरीदेंगे या तो हम इन तरह की चीज़ों से वो पैसा आपका अच्छे कामों में किस तरीके से बाहर निकलेगा, वो चौथे घर से देखा जाता है। पानी की अगर हम पानी की कंसिडरेशन करें कि चौथे घर से अगर हमने देखना क्या है, तो पानी हम देखेंगे, दूध देखेंगे कि दूध कैसे हमारे जीवन में आएगा, यानी कि अगर जो जो पशुपालन वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये चौथा घर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और जो दिशा है चौथे घर की वो पूर्व उत्तर दिशा है, यानी कि पूर्वोत्तर दिशा। अब जो ताकत की हमारे जो शरीर की है वो सर्दी को ये डिनोट करता है। मान लीजिए कि चौथा घर कमजोर है, साथ में चंद्रमा भी कहीं भी रद्दी हो रहा है कुंडली में, तो सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं आम होंगी। ठीक है। अब मकान मकान की अगर हम बात करें तो खाली तह यानी कि जमीन का जो है हिस्सा, उसके नीचे की जमीन, पानी की जगह। अब पानी की जगह कैसे होती है, जैसे आप अंडरग्राउंड वाटर की आप टंकियां हौदियां बनवा लेते हैं, वो चीज़ यहाँ से देखी जाती है। अब कुछ हवाई ताकतें ताकतें होती हैं, जैसे हवाई ताकतों में क्या क्या होता है, जैसे कि आपका नाम इज्जत, वो भी एक हवाई ताकत है। यानी कि आप जो चीज़ दिखाई नहीं देती पर उसको लोग महसूस करते हैं, उससे आपके नाम से ही, आपका नाम ही खौफ है कि उसके नाम से ही आपकी इज्जत होती है, आपका नाम ही चलता है, आपकी हैसियत क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें चौथे घर से देखी जाती हैं। अब दुनियावी जो ताल्लुकदार हैं, जैसे कि माता हो गया, आपका नानका खानदान यानी कि आपके नाना के खानदान के लोग। अब चौथे घर से एक चीज़ और देखी जाती है जो कि बहुत इम्पोर्टेंस है, माता के पेट का जमाना, यानी कि जब आप माता के गर्भ में थे तब उस समय क्या कंडीशन थी आपकी और माता की क्या कंडीशन थी, वो भी चौथे घर से देखी जाती है। अब इन चीज़ों के अलावा अब अंदरूनी गुण, इंसान के अंदर अंदरूनी गुण क्या है, उसकी मानसिक शांति कैसी है और उसका हौसला कितना है, ये भी चौथे खाना नंबर से ही देखा जाता है। अब कुछ मवेशी जो हैं वो भी चौथे घर से देखे जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो मवेशी होते हैं पानी के अंदर के जानवर होते हैं, जो पानी से पलते हैं वो जानवर देखे जाते हैं। घरेलू दूध देने वाले जानवर भी, जैसे कि जो भी जैसे अपने, अगर हमने चौथे घर को, अगर हमने जानवरों को देखना है जो दूध देते हैं, तो हमें चौथे घर की कंडीशन को भी देखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ जानवर मर जाते हैं, कुछ जानवर दूध देने में प्रॉब्लम होते हैं, कभी जानवर बीमार रहते हैं। तो चौथे घर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो दुधारू जानवर जो हैं चौथे घर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब घोड़ा भी चौथे घर से देखा जाता है क्योंकि घोड़ा जो है चंद्रमा से ही देखा जाता है। अब इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि किसी के 8th हाउस में मून था, चंद्रमा था, और उन्होंने काला घोड़ा लिया। अब काला घोड़ा लिया यानी कि शनि कलर का उन्होंने घोड़ा ले लिया और 8वें घर के उन्होंने एक्टिवेशन कर दी और तब से वो प्रॉब्लम उनको शुरू हो गई। तो यही सब चीज़ें आपको आगे रिलेट करने में मदद करेंगी कि किस तरीके से आपको कुंडली देखनी है। अब ठंडी रोशनी जो होती है, क्योंकि चंद्रमा ठंड का कारक है और ठंडी चीज़ें जो है चंद्रमा से देखी जाती हैं, ठंडक तासीर वाली जो चीज़ें हैं वो चंद्रमा से देखी जाती हैं। अब जो रोशनी भी आ रही है, कई बार आपने देखा होगा कुछ रोशनी ऐसी होती है आप अंधेरे को चीरने वाली, और ऐसी रोशनी जिसमें गर्मी ना हो, ठीक है, गर्मी ना हो, ऐसी रोशनी जो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। चौथे घर से कुदरती पानी, जैसे ये चश्मे वगैरह होते हैं, दरिया समंदर होते हैं,
ये भी चौथे घर से देखे जाते हैं। अब इसके अलावा दूध, चावल, पानी, ये दूध, चावल, पानी, ये चीज़ें भी चंद्रमा से देखी जाती है। अब पानी वाले पक्षी जैसे कि बतख वगैरह हो गई, या और जो पक्षी जो पानी से गुजारा करते हैं, सारस वगैरह, ये सब चौथे घर से देखे जाते हैं। किसी के घर में कुआं है तो चौथे घर से देखा जाएगा। अभी आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, पर इन चीज़ों का आगे बहुत बड़ा रेलिवेंस आपको मिलेगा। तो इन चीज़ों का हर एक जो कही बातें हैं, हर एक जो सिग्निफिकेंस है, उनको आप अपने जहन में बिठा लें, ताकि आगे आने वाली पोस्ट में आपको आसानी हो। तालाब, दिल, देखिए दिल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथा घर हमारे कालपुरुष कुंडली के हिसाब से छाती का हिस्सा है, तो छाती के हिस्से में आपके दिल, फेफड़े सब कुछ आते हैं। ये सब चीजें हम यहाँ से देखेंगे। अब अगर मान लीजिए चौथा घर माता की गोद का जमाना है, तो ये बुढ़ापा भी है, तो यानी कि यहाँ से हम बुढ़ापे को भी देखेंगे। ठीक है। अब चंद्रमा जो है किस समय ज़्यादा पावरफुल होता है? चंद्रमा जो है रात को ज़्यादातर पावरफुल होता है। तो चंद्रमा की जो शक्ति है वो रात में ज़्यादा ही प्रभावशाली होती है। अब बृहस्पति इस घर में उच्च का है, क्यों? क्योंकि कुंडली का जो चौथा घर है और साथ में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से चौथी राशि बृहस्पति की उच्च राशि है। तो अगर मान लीजिए चंद्र इस घर में नहीं बैठा है तो कोई भी ग्रह इस घर में मंदा असर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि चौथा घर जो है माता का घर है, और माता के घर में कोई भी पापी जैसे शनि, राहु, केतु, इन्होंने कसम खाई हुई है कि माता के घर में जाके ये माता की गोद में होंगे। जो माता की गोद में होता है, आप समझ ही सकते हैं कि माता का प्यार इतना होता है कि वो कभी भी अपने माता या माता के घर की नुकसान नहीं कर सकता है। ये जो घर है किस्मत में लिखी दौलत का है। ठीक है। और आपकी वक्त जवानी की तरफ जो है संकेत करता है। नौवें घर को किस्मत का बादल हम कहते हैं। देखिए जैसे कि अब हमने अभी पढ़ा था कि दूसरे घर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसमें मैंने आपको ये जिक्र किया था कि दूसरा, 10वां और 9वां और चौथा, ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अगर मान लीजिए चौथा घर, 9वां घर किस्मत का है, तो किस्मत में क्या है, पंडित जी ने बात बोली है कि कर्म फल के बादलों की जो है वो सोने से भरे बादल जो होंगे, उड़ेंगे, वहां से उड़ के आपके खाना नंबर 2 में जाके वो बरसात करेंगे, सोने की बारिश। तो जो इंसान कर्म करेगा अपने भाग्य से कमा के, वो दूसरे घर में इनकम जनरेट करेगा, और दूसरे का चौथे से भी कनेक्शन है, क्योंकि चौथा घर कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11वें, 8वें, दूसरे, छठे, अगर इनमें कहीं पर भी पापी हो तो इंसान को दिक्कतें आ रही हैं, तो माता के आशीर्वाद लेने से वो दिक्कतें दूर होंगी। तो उस कंसेप्ट को भी आप समझिए। देखिए हर एक चीज़ जो है वर्ड उनको आगे रिलेट करना पड़ेगा। लाल किताब में यही एक खासियत है कि आपको कोई भी चीज़ और कोई भी कही बात को लाइटली नहीं लेना है। अगर लाइटली लेंगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो ये चीज़ें समझते रहिए। अब जो है किस तरीके से आएगा कि यह घर जो है किस्मत में लिखी दौलत और वक्त जवानी की तरफ संकेत करता है। 9वें घर से किस्मत के बादल जो उठकर दूसरे घर के पहाड़ से टकराते हैं, तो धन दौलत चौथे घर से बरसात की शक्ल में आती है। समझिए, यह कनेक्शन चौथे घर का दूसरे से बन गया। चौथा घर जो जिनकी लिखाई वगैरह जो होती है ना, कई लोगों की राइटिंग्स वगैरह कुछ बहुत ही अजीब तरह की होती है, या साफ सुथरी नहीं होती है, तो चौथे घर से ही देखा जाता है कि उसकी राइटिंग कैसी होगी। चौथे घर पे अच्छे प्रभाव होंगे, चंद्रमा अच्छे घरों में होगा, ठीक है, तब उसकी राइटिंग अच्छी होगी। तो ये हम चौथे घर से पता लगा सकते हैं कि उसकी राइटिंग कैसी होगी, उसकी जो प्रारंभिक पढ़ाई कैसी होगी, उसका मानसिक संतुलन कैसा होगा। देखिए हर एक चीज़ को हम कंसंट्रेट करेंगे। अगर हम लिखाई पे कंसंट्रेट करेंगे तो लिखाई अच्छी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौथा घर मानसिक शांति का भी है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी का भी है। अगर स्टेबिलिटी अच्छी होगी तो आपकी हाथ से लिखावट भी अच्छी आएगी। ये सब चीज़ें यहाँ से कंसिडर की जाती हैं। यह घर कुदरती स्वभाव यानी कि आपका इंटरनल नेचर कैसा है, वो सब चीज़ें आपके 4th हाउस से पता लगेंगी। अब
चौथे घर जो है, मान लीजिए नौवां घर जो है आपका जद्दी मकान है, यानी कि अपना जिस घर में आप रहते हो वो मकान है, आपके परिवार का घर है, यानी कि आपका मकान है। अब उस घर का जो फर्श है, वो फर्श जो है चौथे घर से कनेक्शन उसका बनेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए इसके अलावा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि शनि राहु केतु चौथे घर में शरारत नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई कि चौथे में राहु केतु, इन लोगों ने, इन ग्रहों ने जो है मैं तो लोग ही कहूँगा, क्योंकि आप इनको इंसानों की तरह ट्रीट करिए, आप इनको अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह ट्रीट करिए। राहु केतु ने शरारत ना करने की कसम खा रखी है, ये पंडित जी ने लिखा है। और ये बात सही भी है कि चाहे जितना मर्जी पापी हो, अपने माता के चरणों में जाके उसकी शरारत कहीं काम नहीं आती है। ठीक है। तो चौथे घर में अकेला बैठा अगर ग्रह, चाहे चंद्रमा का दुश्मन ही क्यों ना हो, मंदा असर नहीं देगा। ठीक है। मगर इसके लिए भी कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, वो कंडीशंस आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगी। अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, अभी बहुत सी क्लासेस हैं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए और इन चीज़ों को प्रैक्टिकल भी करते रहिए। ठीक है। चौथा घर अगर खाली हो, तब तमाम उम्र जो है इंसान जो है नेक फल पाएगा। जिस घर में चंद्रमा बैठा हो, चाहे वो बर्बाद ही हो रहा हो, उस घर का फल उम्दा होगा। अब इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि आप कहीं और रहते हैं, जहाँ पे आपका जन्म हुआ, आप उस घर में नहीं रहते हो, मगर आप कहीं और रहते हो, और जिस घर में आप रहते हो वहाँ पे आपकी सिर्फ माता रहती है। ठीक है। अब यानी कि आपने जिस घर में जन्म लिया वो तो आपने घर छोड़ दिया मतलब उसको कोई देख रेख करने वाला है नहीं। पर माता का घर तो आपका आपका बर्थ प्लेस तो आपका वही घर था जहाँ पर पहले आपकी माता के साथ आप रहते थे। अब जहाँ पर आप अपनी माता को अपने साथ लेकर आ गए हो कि माता जी मैं आपकी सेवा करूँगा, आप यहाँ रहो, क्योंकि वहाँ पर जाना मुश्किल होता नहीं था, काम काज के सिलसिले में आप यहाँ रहो, मुझे घर से बाहर भी जाना होता है, आप यहाँ रहो, आपकी देख देख भी कर सकता हूँ मैं। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली सोचिए कि माता ने उस घर को छोड़ के अब अपने औलाद के घर में चली गई, मगर औलाद वहाँ नहीं रहती है, औलाद कभी कभी आती है क्योंकि काम के सिलसिले में वो बाहर रहता है। तो मगर फिर भी माता जो है उस औलाद का अपना घर जो है उसकी देख रेख करेगी, चाहे माता की हाल जैसी मर्जी हो, माता की हालत कैसी भी हो, मगर वो अपने बच्चे और अपने घर दोनों का ख्याल रखेगी। चौथे घर में अगर, ठीक है, मान लीजिए चौथे घर में जो ग्रह होगा उसका असर, मान लीजिए अब चौथे घर में जो है सूर्य ही है। ठीक है। चौथे घर में जो भी ग्रह होगा उसका असर शनिचर, जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं उस घर में दिखेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को भी आगे हम रिलेशन में दिखाएंगे, बस आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि चौथे घर में जो भी ग्रह होगा उसका असर जो है शनि जहाँ बैठे हुए हैं उस घर में दिखेगा। ठीक है। अब जो है मान लीजिए एक इन चीज़ों के अलावा अब अलग अलग नेक्स्ट एग्जांपल समझिए कि माता के पेट के समय अगर बृहस्पति, यानी कि जो औलाद अगर गर्भ में है, और ये वर्षफल की बात हो रही है, अगर बृहस्पति सूरज मंगल या बुध चौथे में है तो बच्चा तंदुरुस्त और ठीक होगा। ठीक है। अगर टेबे में बृहस्पति सूर्य चंद्र की स्थिति चौथे घर के नतीजों पर असर देगी। ठीक है। अब सूरज बृहस्पति मंगल अगर चौथे में हो तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा, और टेबे में सूरज चंद्र की स्थिति चौथे घर के नतीजों पर असर डालेगी। तो इन चीज़ों को भी आप समझिए कि किस तरीके से ये ग्रह अगर चौथे घर में होंगे तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। और इस चीज़ को सपोर्ट देने के लिए बृहस्पति और सूरज जो है, बृहस्पति सूरज चंद्र की स्थिति जो है चौथे घर को सपोर्ट देगी। अब इसके अलावा आपने सुना होगा नौराता टेवा, जिनको दिखाई नहीं देगा, नौराता यानी कि रात के समय दिखाई नहीं देगा। तो वो वैसे में क्या होता है कि चौथे में जो सूर्य जब होता है और शनि चौथे सातवें में होता है, तब ये कंडीशन नौराते टेवे की हो जाती है, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पर चौथे घर में ठीक है, ठीक है, मगर शनि जैसे ही वहाँ पर पहुँचेगा तो ये एक तरीके से सूर्य क्या बोलते हैं शनि, हाँ करेक्ट कर रहा हूँ मैं, नौराते टेवे में सूर्य का स्वभाव चंद्र जैसा होगा।
ठीक है। सातवें घर में जहाँ शनिचर बैठा है वहाँ सूर्य नीच फल का देगा। अब इस चीज को जहाँ पे शनि अगर मान लीजिए सातवें में उच्च होता है तो वहाँ पे सूर्य की कंडीशन खराब होगी। अगर मान लीजिए शनि तीसरे, शनि चौथे और सूर्य सातवें, तो ये कंडीशन खराब नीच फल की हो जाएगी। खाना नंबर 4, 8, 12 में दोष ग्रहों के होने से फल अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि 4, 8, 12, 8वां 12वें को सपोर्ट करता है। अगर 8वें और 12वें में दुश्मन ग्रह होंगे तो ये आपस में इनका जहर जो है दूसरे घर में जाएगा और दूसरे से चौथे घर में उसका असर मिलेगा। तो जैसा कि हमने अभी पिछले लेक्चर्स में सुना समझा कि किस तरीके से 8, 12 दूसरा और तीसरा और दूसरा छठा, छठा 12वां कैसे इस तरीके से कनेक्शन बनता है और उनका बेस जो होता है वो चौथा घर ही होता है। तभी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, जैसे 8वें 12वें में कोई पापी ग्रह हैं और आप पापी यानी कि आपस में दुश्मन हैसियत के ग्रह हैं और आप मंदिर जाते हैं, तो उस चीज़ का जो असर है आपके धन और मान सम्मान और पिता इन सब पे पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरे घर को एक्टिवेट कर दिया और जो 8वें और 12वें में बैठे दुश्मन ग्रहों का जहर था वो आपने दूसरे घर में मिला दिया। तो यही एक कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए आपने चौथे घर से कोई संबंधित असर लेना है, तो चौथे घर की जो चीज़ें हैं वो दरिया, झील, नहर या चलते पानी में बहाने से चौथे घर में स्थापित समझी जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आप 400 ग्राम चने की दाल या फिर आप चंद्रमा संबंधित चीज़ें या फिर आप किसी भी ग्रह की चीज़ें जो है इन दरिया, झील या फिर नहर में बहाते हैं, तो वो चौथे घर में उनका असर होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम कई कंडीशंस में लेते हैं कि मान लीजिए कि सूर्य 10वें में है और चौथा घर खाली है, तो चौथे घर से सूर्य को मदद देनी है, तो मदद देने के लिए आप बृहस्पति उच्च की जो दृष्टि है वो चौथे घर से 10वें को उसको देंगे। तो इसके लिए आप बृहस्पति संबंधी चीज़ें जल प्रवाह करेंगे तो चौथे घर में वो चीज़ें स्थापित होंगी। तो चौथे से 10वें को डायरेक्ट उसको सूर्य को जो वहाँ पे सपोर्ट मिलना शुरू होगी, क्योंकि 10वें में सूर्य की एक अच्छी हैसियत नहीं मानी जाती है। वहाँ पर एक अकेला सूर्य कई तरह की दिक्कतें दे सकता है, क्योंकि शनि और मंगल का यहाँ प्रभाव होता है। तो ऐसे घर में सूर्य का जाना भी ठीक नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे बृहस्पति की मदद दी जाती है। तो चौथे घर में वहाँ पर पीली चीज़ें जैसे कि हल्दी या चने की दाल, इन चीज़ों का जल प्रवाह बताया जाता है। तो दोस्तों आने वाली पोस्ट में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी और उसके लिए मैं आपको दोबारा ऐसे ही पोस्टें चलती रहेंगी ताकि आपको सारे के सारे हाउसेस क्लियर कर दूं। फिर उसके बाद हम किस तरीके से आगे प्रेडिक्शंस को इनमें यूज़ करेंगे, आपके सारे जो बेसिक्स और डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप बस ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करिए। आपके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, आपके अच्छे फीडबैक मेरे पास आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक यू करता हूँ। ताकि देखिए मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझसे जुड़े रहिए, अपने कमेंट करिए, अगर कोई सजेशन है तो वो दीजिए। आपके सजेशंस पे मैं काम कर रहा हूँ। बाकी जो है लाल किताब की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, होने वाली हैं अपनी जनवरी से ही, और केपी की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी जनवरी से शुरू होंगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जुड़ सकते हैं। मेरे गुरुजी ही लाल किताब की आपको क्लासेस देंगे, क्योंकि मैं अभी नहीं दूंगा। जब तक मेरे गुरुजी हैं तब तक वही देंगे। जब वो बोलेंगे कि हाँ अब उम्र के हिसाब से या फिर जैसे भी है, अगर वो नहीं दे सकते हैं तो तब मैं दूंगा, क्योंकि मैं कोई भी श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ। जब तक मेरे गुरु बैठे हैं तब तक वही जग जनता को पढ़ाएं और समझाएं, क्योंकि ये विद्या तो ऐसी है जिसमें जितना मर्जी आप सीख लो वो कम ही है। तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। मैं भी आज अभी अपने आप को शून्य पर ही समझता हूँ, पर जितना भी है ज्ञान गुरु का ही दिया हुआ है, तो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी अभी एक क्वेश्चन मुझे किया था सब्सक्राइबर ने, एक नीतू जी का भी क्वेश्चन था और 2-3 लोगों का क्वेश्चन था, जिसमें हम टक्कर की बात कर रहे हैं या फिर हम हिट थ्योरी की बात कर रहे हैं। देखिए लाल किताब में हिट थ्योरी है, ठीक है, हिट थ्योरी बहुत ही काम करती है।
जिसमें धोखा ग्रह होता है और हिट थ्योरी होती है। तो इसके लिए हम 6 8 की पोजीशन को कंसीडर करते हैं और 10वें की पोजीशन को कंसीडर करते हैं। ये लाल किताब में हो गया। और केपी में हम डिग्रीज वाइज देखते हैं, डिग्रीज के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैं सेपरेट पोस्ट बनाऊंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।